कहानियों की इस श्रृंखला में हम सुन रहे हैं बद्दी उज़्मा की कहानी परदेसी। आइए चलते हैं हम बद्दी उज़्मा की कहानी परदेसी के दूसरे भाग की ओर। लोग घर से निकलकर नुक्कड़ पर आकर खड़े होते। सामने के हिस्से में आदमियों की भीड़ नहीं रखी जाती थी ताकि हम लोग आराम से अखाड़ा देख सके। उस रोज़ हमारे यहाँ एक बहुत बड़े टब में शरबत बनता और अखाड़े में जितने लोग भी होते उन सब को शरबत पिलाया जाता। फिर कभी 20 कभी 30 रुपए अब्बाजान इब्राहिम उस्ताद के हाथ में रख देते थे। इसके बाद अखाड़ा दूसरी तरफ चला जाता। जाने कितनी बार मैंने छाको को अखाड़ा खेलते देखा था। शायद ही ऐसा कोई मुहर्रम हो जब वह अखाड़े में मौजूद न रहा हो। बना पटा गदका सब कुछ ही तो खेलता था वह। बड़े होने पर गुहार भी इतना अच्छा खेलता था कि मोहल्ले भर में उसका जवाब नहीं था। लाठी घुमाता हुआ इतनी सफाई से गोल के भीतर निकल जाता कि दूसरी लाठियां उसके बदन को छू भी ना सकती थीं। यह सब देखकर मेरा भी कितना जी चाहता था कि मैं छाको की तरह पैक बनूं, अखाड़े के साथ घूमूं फिरूं, बना पट्टा खेलूं। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए इसका फैसला तो अब्बा जान करते थे। मैं तो एक कठपुतली था उनके हाथों में। मैं चाहता था पैक बनना, लेकिन हमारे खानदान में इसका रिवाज नहीं था। मुझे मुहर्रम में तौक पहनाया जाता। चांदी के तौक में हर साल एक नई कड़ी जोड़ दी जाती थी, जो इस बात की निशानी थी कि मेरी उम्र में 1 साल का इजाफा हो चुका है। तौक पहनाने के पहले अब्बा जान फातिहा करके उस पे फूंकते। फिर मुझे तौक पहनाया जाता, नियाज की रेवड़ियाँ खाने को दी जाती और शरबत पिलाया जाता। अम्मी मेरी ज़िंदगी के लिए दुआएं करती, पर मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं तो बस चाहता था कि छाको की तरह मुझे भी पैक बनाया जाए, मेरी कमर में घंटियाँ और मूर्छल बंधी हो और मैं भी छाको की तरह रात भर जहाँ चाहूँ घूमता फिरूं। लेकिन मेरे लिए इतनी आज़ादी कहाँ थी। मुहर्रम का तमाशा देखने का इंतज़ाम मेरे लिए यहाँ किया जाता कि मुझे अपने रिश्ते के मामू के यहाँ भेज दिया जाता, जिनका मकान बाजार में बीचों बीच था। छत से हम लोग अखाड़ों और ताजियों की बहार देखते, लेकिन जो मज़ा सड़कों पर घूम घूम कर तमाशा देखने में है, वह कैदी की तरह एक जगह बंद होकर देखने में कहाँ। लेकिन यह सब तो बचपन की बातें हैं। मुहर्रम का अखाड़ा अब भी हमारे मकान के सामने जमता। अब भी इब्राहिम उस्ताद को रुपए दिए जाते हैं। अखाड़े में आए हुए लोगों को शरबत पिलाया जाता है, लेकिन मैं यह सब महज एक रस्म पूरी करने के लिए करता हूँ। वहाँ उमंग और जोश नहीं है जो बचपन के दिनों में महसूस करता था। लेकिन छाको अब भी कितने चाव और हसरत से मुहर्रम का जिक्र करता है, जैसे इससे उसका रूहानी लगाव हो। मुझे याद है कि ऐसी ही खुशी और उमंग मैंने उस दिन महसूस की थी जब अब्बा जान ने मुझे नया कैरम बोर्ड ला कर दिया था। मेरी खुशी की सतह अब बिल्कुल बदल गई है, पर छाको की खुशियों की सतह अब भी वही है जो बचपन के दिनों में कभी मेरी भी रह चुकी थी। मैं मुंसिफी के इम्तिहान में बैठ चुका था। उन्हीं दिनों इम्तिहान का नतीजा निकला। मैं चुन लिया गया। नियुक्ति के पहले मुझे पटना पहुंचकर डॉक्टरी परीक्षा करवानी थी। मैं पटना चला गया। वहां से लौटने के 2-3 रोज बाद ही छाको का एक और खत आया। लिखा था, अब्दुल शकूर की तरफ से बाबा और जनबा बुआ को बहुत बहुत सलाम। खत मिला। मालूम हो कि इलाही मास्टर की दुकान बहुत चल रही है। उनको गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ठेका मिल गया है। मास्टर कहते हैं कि सब कारीगर का रुपया हम बढ़ा देंगे और मुनाफे में से कुछ देंगे, लेकिन हमारा मन नहीं लगता और सब तरह का आराम है। इलाही मास्टर के घर में हम सबका खाना बनता है। जो इलाही मास्टर खाते हैं वह हम सब कारीगर खाते हैं। हम सबको दुख हुआ कि इस बार मुहर्रम में 3 मेर बाजा था, बराबर 4 मेर बाजा रहता। रोशनी का फाटक भी ना था। हम रहते तो ऐसा नहीं होने देते। जैसे होता चंदा उठाकर अच्छे से अच्छा अखाड़ा निकालते।
खुदा की मर्जी हुई तो हम अगले मुहर्रम में मोहल्ले में ज़रूर रहेंगे और दिखा देंगे कि अच्छे से अच्छा अखाड़ा निकाल कर लानत है मोहल्ले के लोगों पर। अपने मोहल्ले की इज्जत का कोई फिक्र नहीं है। मेहंदी के बारे में कुछ नहीं लिखा। कैसी मेहंदी निकली थी? बाबा को मालूम हो कि हमको कुरैश का रिश्ता साहिब जान मामू के बेटे से एकदम पसंद नहीं है। बुरा काम धंधे से लगा हुआ है, यह ठीक है, लेकिन चोर डकैत के बेटे से हमारी बहन का ब्याह हो या कैसे हो सकता है? बाबा को मेरी तरफ से कहा जाए कि यह रिश्ता कभी नहीं करें। जुबैदा को उसके बाबा की दुआ, मुस्तकीम और यासीन को बहुत बहुत दुआ। छाको का खत पढ़कर मैं सोचने लगा, सैकड़ों मील की दूरी पर बैठा हुआ वह मुहर्रम के अखाड़े से कितनी निकटता अनुभव कर रहा है। पैक बनना, अखाड़ा खेलना, मेहंदी ढोल बाजा, मुहर्रम की धूमधाम, ये सब मेरे लिए कितनी गैर अहम चीज़ें बनकर रह गई हैं। हालांकि मैं इन चीज़ों के दरमियान रह रहा हूँ, पर मेरे दिल में इनसे कुछ भी तो उमंग नहीं होती। और छाको जो इनसे सैकड़ों मील की दूरी पर है, जैसे इन सब को अपनी रग रग में महसूस कर रहा है, जैसे सिवाय मौत के कोई और चीज़ उनको इन चीज़ों से अलग नहीं कर सकती। क्या यह उसके अपने स्वभाव की विशेषता है या इसकी वजह यह है कि वह चीज़ दूर चली जाती है, उससे आदमी का लगाव बढ़ जाता है? कि मैं तो बाहर रह रहा हूँ। मुझे तो मुहर्रम के धूम धड़ाके की याद ने कभी भी इस तरह नहीं सताया। सोचने पर इसकी एक वजह तो यह मालूम होती है कि मैं जिंदगी के इन मामूली खुशियों के लिए बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन छाको के लिए इन आधी सादी खुशियों की अब भी शायद उतनी ही अहमियत है जितनी कि बचपन में थी। और तब मुझे छाको वास्तव में बिल्कुल एक बच्चा लगता है। पैक बना गली में फुदकता फिर रहा है और कमर से बंधी हुई घंटियों की आवाज़ फिजा में बिखेर रहा है। यह तब भी बच्चा था जब उसने अब्बा जान की गालियों का बुरा माना था। उस वक्त भी जब अब्बा जान की दी हुई जलेबियों में उसका गुस्सा एकाएक खत्म हो गया था, और उस वक्त भी वह बच्चा ही था जब इलाही मास्टर के कहने पर वह अपने वतन को छोड़कर पाकिस्तान चला गया था और अपने जिस्म को उन हवाओं से अलग कर दिया था जिनके बीच वह पला बढ़ा था। पर उसकी रूह इन हवाओं को ढूंढ रही थी, उस दूध पीते बच्चे की तरह जो माँ के दूध के लिए बिलक बिलक कर रो रहा था और उसकी माँ उसके पास ना हो। लेकिन अपनी बहन के रिश्ते के बारे में उसने जो कुछ लिखा था उसको पढ़कर मुझे अजीब सा लग रहा था। मुझे अब्बा जान की वह बात याद आ रही थी जो उन्होंने बहुत पहले उस रात कही थी, जब छत पर चांदनी छिटकी हुई थी। अम्मी के हाथों में मुरादाबादी सरौता चमक रहा था और एकाएक साहिब जान के दरवाजे पर सिपाही की कड़कदार आवाज़ गूंजी थी। अब्बा जान तो खून और ख़ानदान की अहमियत के कायल थे, लेकिन छाको तो अपने ही खानदान और खून में नफरत के बीज बो रहा था। साहिब जान चोर था, गुंडा था, उसमें दुनिया भर की बुराइयां थी, लेकिन उसका लड़का भूरा तो ऐसा नहीं था। फिर खानदान तो उसका ही था। और तब मुझे लगा कि यह भी छाको का लड़कपन ही तो है। अपनी नादानी में वह खुद उस बात को सही साबित करने पर तुला हुआ है जो कभी अब्बा जान ने कही थी और जो उसे बहुत बुरी लगी थी। मुंसिफ होने पर मेरी पहली पोस्टिंग पूर्णिया में हुई। 3 साल के बाद मेरा तबादला समस्तीपुर हो गया। ये दोनों जगहें गंगा के उस पार उत्तरी बिहार में थी। वकीलों की जिराह, गवाहों के बयान वगैरह सुनने में पूरा दिन गुजर जाता। रात गए तक मुकदमे के फैसले लिखता। मशरूफियत बहुत बढ़ गई थी। इसी बीच मैं घर 1-2 बार ही जा सका, और वह भी 1-2 रोज़ के लिए ही। जब मेरी नौकरी के 4 साल पूरे हो गए तो मैंने 2 महीने की छुट्टी ली और घर आ गया।
पहुंचने के दूसरे दिन सवेरे में बैठक में बैठा था, कोई ज़रूरी खत लिख रहा था। कमरे का एक दरवाज़ा जो बरामदे की तरफ था खुला हुआ था। एकाएक मेरे कानों में एक आवाज़ आई, खाजे बाबू हैं? कौन है? अंदर आ जाइए। मैंने जवाब दिया, हम हैं, अब्दुल शकूर। अभी मैं ठीक तरह से समझ भी ना पाया था कि इतने में छाको मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं चौंक पड़ा। बिल्कुल वैसे ही तो था जैसे मैंने उसे बरसों पहले देखा था। हाँ, उसके बालों में अलबत्ता कहीं कहीं सफेदी आ गई थी। अरे छाको, तुम कब आए पाकिस्तान से? मैंने पूछा। हमको आए तो 2 महीना हो गया बाबू। हम समझ रहे थे आपसे मिलना ना हो सकेगा। जनबा बुआ अब बताइस कि आप आए हैं। किस्मत में मिलना लिखा था। कितने दिन बाद आपको देखा है। कब तक रहोगे? आज जा रहे हैं। 1 महीना का वीसा मिला था, 1 महीना और बढ़ाया। इलाही मास्टर जिनकी दुकान में काम करते हैं खत पर खत लिख रहे हैं कि जल्दी आ जाओ। वहाँ दिल लग गया है तुम्हारा? मैंने पूछा। नहीं बाबू, मन बहुत घबराता है, घर बहुत याद आता है। फिर गए क्यों? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। कहाँ कहें बाबू, इलाही मास्टर के बहकावे में आ गए। धोखे से फार्म भी भरवा दीन वहाँ पासपोर्ट का। तुम्हारी बच्ची तो ठीक है ना? अब तो बड़ी हो गई होगी। मैंने विषय बदलते हुए कहा। हाँ बाबू, 12 बरस की हो गई। अच्छा लड़का मिल जाए तो यह फर्ज पूरा कर दे। आप भी देखिए, कोई अच्छा लड़का मिले तो खबर कीजिए। तुम्हारी एक ही तो बच्ची है, अपने साथ ले जाओ, वहीं शादी ब्याह करना उसका। बाबू की बात, वहाँ अपनी जात बिरादरी का लड़का कहाँ मिलेगा? छाको ने अपनी खास मासूमियत से कहा। उसी रोज रात के 8 बजे गली के नुक्कड़ पर रिक्शा आकर रुका। आगे आगे छाको, उसके पीछे पीछे महमूद, खलीफा, जनबा, उसके बेटे मुस्तकीम और यासीन, छाको की बहन कुरेशा और उसकी बेटी जुबैदा। उसकी चाल बिल्कुल वैसी थी जैसी मैं देखता आया था। आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था, पर जैसे बहुत पहले अपने बाप के साथ चलता था। मुझे लगा वह दुकान बंद करके घर लौट रहा है। महमूद खलीफा आगे आगे चल रहा है और उसके पीछे छाको चल रहा है। उसके गले में कपड़ा नापने का फीता लटक रहा है। एक हाथ में कैंची है और बगल में कपड़ों की छोटी सी गठरी। लेकिन कहाँ, वह घर की तरफ नहीं जा रहा है, वह तो विरोधी दिशा में जा रहा है। महमूद खलीफा उसके आगे आगे नहीं है, वह तो छाको के पीछे पीछे चल रहा है। मैं सोचता हूँ ज़माना कितना बदल गया है, कैसा बदला बदला सा लग रहा है सब कुछ। मैं बरामदे से उतर कर गली के नुक्कड़ पर आ गया हूँ। छाको रिक्शे पर चढ़ा है। यह दृश्य जाने कितनी बार देख चुका हूँ। जब कभी वह हजारीबाग जाता या कोडरमा जाता या झुमरी तलैया जाता या कलकत्ता जाता तो इसी तरह गली के नुक्कड़ पर रिक्शे आकर रुकता। पर मैं कभी तो नहीं जाता उसे विदा कराने को। तब भी उसके बाप, भाई, बहन सभी आते थे उसे छोड़ने को रिक्शे तक, लेकिन किसी की आंखों में आंसू नहीं होते थे। सबके चेहरे उदास जरूर रहते थे। वे जानते थे कि यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है, यह तो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। मोहल्ले के कितने ही लोग बाहर जाते रहते हैं काम धंधों की तलाश में, पर आज का जाना तो और अलग ही लग रहा था। जैसे वह रोजगार की तलाश में ना जा रहा हो, जैसे वह दूर, बहुत दूर ऐसी जगह जा रहा हो जहाँ से जाने वह कभी लौटेगा भी या नहीं लौटेगा। मैं गली के नुक्कड़ पर खड़ा हूँ। गली की सीढ़ी से लगकर रिक्शा खड़ा है। छाको के चेहरे पर अजीब तरह का तनाव है, जैसे उसका चेहरा फट पड़ेगा उसके मन के तूफान को लेकर। उसके बाजू पर लाल साड़ी की धज्जी में इमाम जामिन बंधा हुआ है। उसकी बेवा बुआ जनबा उसके पास खड़ी है। पायदान पर टीन का एक सियाह बक्सा रखा है। उसके ऊपर लाल कपड़े पे बंधा हुआ हांडी का ढक्कन रखा है, जिसमें शायद खाने पीने की कोई चीज रखी हुई है। छाको का एक पैर रिक्शे के पायदान पर है, दूसरा पैर अभी भी जमीन पर है, जैसे वह जमीन में धंस चुका हो। जनबा के आंसुओं में डूबे हुए शब्द मेरे कानों में पहुंच रहे हैं, अल्लाह खैर से वापस लाए। और तब एकाएक उसका चेहरा फट पड़ा है, दिल का तूफान बाहर निकल पड़ा है। उसका पैर रिक्शे के पायदान से हटकर फिर जमीन पर आ गया है।
फूट फूट कर रो रहा है, जैसे वह सचमुच कोई बच्चा हो और उसकी कोई प्यारी चीज़ उससे छीनी जा रही हो। इस तरह छाको को फूट फूट कर रोते तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने उसका पासपोर्ट देखा है, अब्दुल शकूर वल्द महमूद खलीफा पाकिस्तान का नागरिक है। मैंने कानून का गहरा अध्ययन किया है। कानून की इज्जत मेरी रग रग में बसी हुई है। मैं जानता हूँ कि कानून का जज्बात से कोई ताल्लुक़ नहीं, पर ना जाने क्यों एकाएक मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया है। कानून की मोटी मोटी किताबें जैसे छाकों के आंसुओं में डूबती जा रही हैं और मैं रूह की गहराई में कहीं शिद्दत से यह महसूस कर रहा हूँ कि छाको दरअसल परदेश जा रहा है, जहाँ की हर चीज़ उसके लिए अजनबी है। तो यह थी कहानी बद्दी उज़्मा की परदेसी।